स्टूडेंट्स, जो भी हाफिली में आप लोगों के सिलेबस आएगा आप लोगों को सेंड कर दिया गया था। आप लोगों के मोबाइल में आ गया होगा मैसेज। हमारा संस्कृत का सिलेबस हो गया है, पद्य का भी हो गया है। गद्य का आज लास्ट लेसन हम कराएंगे, यह हाफिली का लास्ट लेसन होगा। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 श्री राम शर्मा। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए आप लोग भी। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 लेसन। 5वां लेसन है श्री राम शर्मा, जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रेरणा तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के किरधरा गांव में 23 मार्च 1892 को हुआ था। ये बचपन से ही साहसी और आत्मविश्वासी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर के विद्यालय में हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और तत्पश्चात वे पत्रकारिता से जुड़ गए और विशाल भारत का संपादन करने लगे। मतलब इनकी एजुकेशन क्या थी, उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद वह पत्रकारिता से जुड़ गए। इसी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर देश की सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त किया। देश सेवा के साथ उन्होंने जेल यात्राएं भी की। श्री शर्मा जी शिकार साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक थे। वास्तव में उनका लेखन इस दशा में किया गया सर्वप्रथम किंतु सफल प्रयास है। साहित्य और मातृभूमि की सेवा करते हुए ये निर्भीक योद्धा लंबी रुग्णता के पश्चात सन 1967 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गया। निर्भीक योद्धा लंबी रुग्णता के पश्चात मतलब वो बहुत लंबी बीमारी के पश्चात उसका देहांत हो गया। और जिस समय उनका जन्म हुआ था 92 में, उस समय उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था और साथ में कहीं अनेकों बार जेल भी गए थे। अब नेक्स्ट हेडिंग है साहित्यिक परिचय। पत्रकारिता के क्षेत्र में शर्मा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने विशाल भारत का कुशलतापूर्वक संपादन किया। साथ ही उन्होंने शिकार साहित्य, संस्मरण और जीवनी लेखन की विधाओं से उल्लेखनीय कार्य किया। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। सन 42 के संस्मरण और सेवाग्राम की डायरी, अंडरलाइन करेंगे सब। सन 42 के संस्मरण और सेवाग्राम की डायरी आत्मकथा की शैली में लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये दोनों क्या है? आत्मकथा है। कौन सी विधा है? आत्मकथा है। और इनकी एक प्रसिद्ध कृतियां थी। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेते रहने के कारण इन कृतियों में तत्कालीन झलकियां अनायास ही आ गई। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया था, तो उसके भी कुछ अंश उन्होंने उसी से रिलेटेड ये कृतियां थी। शिकार साहित्य में संबंधित लेखों में घटना विस्तार के साथ साथ पशुओं के मनोविज्ञान का सम्यक परिचय देते हुए उन्होंने पर्याप्त रोचक बनाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने ज्ञानवर्धक एवं विचारोत्तेजक लेख भी लिखे हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। मतलब ज्ञानवर्धक, उन्होंने ऐसे लेख लिखे जिससे लोगों को जानकारियां मिले, नॉलेज बढ़े, ज्ञानवर्धक है ना। और विचारोत्तेजक मतलब विचार भी करे कि क्या लिखा गया है, उस पर विचार करें और उस लेख को समझें। रचनाएं थी इनकी शर्मा जी की शिकार संबंधी प्रकाशित रचनाओं में शिकार, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिकार की प्राय सभी कहानियां रोमांचक एवं रोचक हैं। भाषा इनकी, शर्मा जी का भाषा सहज, प्रभावपूर्ण तथा प्रभावशाली है। भाषा की दृष्टि से उन्हें प्रेमचंद का निकटवर्ती लेखक भी माना जा सकता है। व्यवहारिकता उनकी भाषा का विशेष गुण है। उसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों को अपनाया गया है। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है जिसमें भाषा में सहज सजीवता आ गई है। वाक्य प्राय छोटे छोटे हैं। चित्रात्मकता का गुण भी इनकी भाषा में विद्यमान है। कृतियों इसकी
शर्मा जी की कृतियों में निम्नलिखित शैलियों के दर्शन होते हैं, जैसे इसकी शैलियाँ थी वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली और विवेचनात्मक। वर्णनात्मक मतलब किसी चीज़ का बहुत सुंदर वर्णन किया गया था जिससे भी रिलेटेड उनकी कृति होगी। आत्मकथात्मकता मतलब किसी की अपनी आत्मकथा लिखी गई थी, अपनी कहानी थी। विवेचनात्मक मतलब उसकी विवेचना की जाती थी, जो भी लिखा जाता था कि वो लिखने का क्या उद्देश्य है उसके पीछे। प्रस्तुत लेख स्मृति श्री राम शर्मा जी की शिकार पुस्तक से उद्धृत है, जिसमें उन्होंने बचपन के एक साहसिक रोमांचकारी घटना का वर्णन किया गया है। वर्णन इतना सजीव है कि पाठक का कौतूहल आदंत बना रहता है। बाल प्रकृति और बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण विशेष रूप से दृष्टव्य है। भाषा की गतिशीलता पाठक का ध्यान बाल सुलभ चेष्टाओं के चित्रण पर विशेष ध्यान बरबस आकर्षित कर देती है। शिकार साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान की हिंदी साहित्य जगत में कभी भी विस्मृत कर पाना कठिन होगा। मतलब उन्होंने जो लेख लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे आज, श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति, वो इतनी रोचक कहानी लिखते थे कि जब तक वो कहानी का अंत न हो जाए, लोग जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, श्रोता, उनका उत्सुक बना ही रहता था। वो इतनी रोचकता से अपनी कृतियों को लिखते थे। अब हम शुरू करेंगे आज स्मृति। श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबूंदी हो गई थी। चिल्ला जाड़ा मतलब बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी और उसमें और 2-4 दिन से बूंदाबूंदी भी हो रही थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे कि कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तो तोड़कर खा रहा था। मतलब शाम के 4-5 बजे का समय था। गांव के पास में एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भ्रम दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे कि शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाएं। ये बड़ी जरूरी हैं। जाड़े के दिन थे, जिस पर हवा के प्रकोप में कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी, इसलिए हमने कानों से धोती से बांधा और माँ ने भूख बुझाने के लिए थोड़े से चने धोती में बांध दिए थे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। कौन दो गए थे? 2 भाई। कहाँ गए थे? उस लेटर को लेकर, उस पत्र को लेकर। कहाँ? मक्खनपुर डाकखाने में डालने के लिए। ये काम किसने दिया था उन्हें? उनके बड़े भाई साहब ने। उस समय उस बबूल के डंडे में जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों के प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वंदन। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। जब वो चिट्ठी लेने गए थे तो कहाँ गए थे? उनके हाथ में क्या था? एक डंडा था, बबूल के डंडा था, जो बहुत मजबूत होता है, और उस डंडे के सहारे वो रास्ता तय कर रहे थे। और उन्हें कहाँ जाना था? मक्खनपुर, जो कि उसके बीच में एक बाग आता था जिसमें आम के पेड़ लगे हुए थे। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ मतलब 36 फीट गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उस कुएं होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं के उचकने की सूझी। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ठेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोलती
बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से चकित हो गए, जैसे किलोले करते हुए मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाते थे। उसके उपरांत सभी ने उछल उछलकर एक ढेला फेंका और कुएं में आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह लगाए। उन्होंने केवल इसलिए आवाज लगाई थी, कुएं से जाने वाली ध्वनि को अपनी प्रतिध्वनि सुनना चाहते थे। लेकिन उस कुएं में क्या था? एक भयंकर सांप था और उसकी पुकार सभी ने सुनी। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी की एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ठेला फेंकता था, पर रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों कुएं की ओर से निकले, कुएं में ठेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटे भाई भी मेरे पीछे ऐसे ही लिया जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक ही लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ठेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ठेला उसे लगा या नहीं, पर बात अब तक स्मरण रही। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण कोई आत्मा गोली से हथ होते हुए निकल जाती है और ये तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई? मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी के पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुके थे। उसको पकड़ने की घबराहट से मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। जैसे ही वो उस कुएं में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? पत्थर फेंकते ही वो अपनी आदत अनुसार अपनी टोपी हाथ से निकालता है। टोपी के निकालते ही जो उसने टोपी के नीचे चिट्ठियां दबा रखी थी, वो चिट्ठियां क्या हो जाती है? कुएं में गिर जाती हैं। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढांडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने में ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराश पिटने के भय उद्वेग से रोने का उफान आता है। पलकों के ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी चिट्ठियाँ डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने में रुई की भांति धुनाई होगी। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। मतलब वो चिट्ठियाँ कहाँ गिर गई थी? कुएं में गिर गई थी। और अब कुएं से निकाले कैसे? इससे दोनों भाइयों की हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी और वे बहुत डर गए थे और उन्हें लग रहा था कि अगर वो घर जाकर ये कह देंगे कि हमने डाल दिए तो वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे, और अगर उन्होंने सच बता दिया तो उनकी बहुत पिटाई लगती थी। और इसी उधेड़-बुन में वे दोनों वहीं पर कुएं के पास ही बैठकर सोचने लगे कि आगे अब क्या किया जाए। ठीक है, आज ये लेसन यहीं तक पढ़ाएंगे। आगे की जो एक आधा लेसन रह गया वो आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। क्लियर?